नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास में बाल विकास का पहला टॉपिक यानी कि पहली क्लास देखी थी, जिसमें बाल विकास का अर्थ, उपनाम, विशेषताएं और आपकी परिभाषाएं सारी चीजें देखी थी। यदि नहीं देखा हो वीडियो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम जितनी भी चीजें देखी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे। लास्ट वाला प्रश्न एक हम आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका, मानव विकास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर गर्भावस्था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। 2020 में सबसे लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि गर्भावस्था से ही जो है मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो बस आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गर्भावस्था में ही, क्योंकि जो शिशु होता है ना, उसके अंगों का निर्माण धीरे धीरे होता है। उस चीज से आप चीज को समझ सकते हैं मानव विकास का प्रारंभ। बाकी सभी अवस्थाएं जो है उनको मैंने पहले ही बताया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है? पहला कह रहा है कि बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है? अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। तो बस उस रुकावट शब्द से ही इस चीज को जोड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है? अवरोध उत्पन्न हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रही है। उस चीज को जोड़कर याद रख सकते हैं शिक्षा में अवरोधन को। तीसरा प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। वृद्धि किसमें? बच्चे की वृद्धि। तो बच्चे की वृद्धि है तो सामाजिक तो हम बाद में देखते हैं। भावात्मक, नैतिक और शारीरिक में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुख्य तौर पर आप कहेंगे तो शारीरिक विकास आपका सही होगा, ऑप्शन डी वाला। और वृद्धि और विकास में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि में तो एक पर्टिकुलर आयाम पर फोकस किया जाता है, पर जब विकास की बात होती है तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। तो शारीरिक विकास आपका बच्चे की वृद्धि से संबंधित हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उससे संबंधित नहीं है? आपको बताना है। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूल्यन? आपको बताना है कि इनमें से संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अनुमूल्यन जो है नहीं है। बाकी सभी आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं, चाहे वो अनुप्रयोग हो, चाहे वो बोध हो, चाहे वो ज्ञान हो। पांचवा प्रश्न आपका है, विकास की कौन सी अवस्था है जिसको कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल की संज्ञा दी है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? सभी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं 2020 के यू पीरियड के प्राइमरी लेवल के। इसमें हम अपर प्राइमरी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? बाल्यावस्था को जो है कहा था कॉलर ब्रूस ने, क्या कहा था? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा, कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई भाषा नई सीखनी है आपको, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे जो बेसिक लेवल है, यानी कि अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा नई भाषा को सीखने के लिए। और कोई भी नई भाषा आप सिखाएंगे तो अक्षर सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, फिर उनके मध्य सहचर्य से ही तो वाक्य बनेंगे और वाक्य से आपका नई भाषा का अर्जन हो जाएगा। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है आपसे पूछा गया है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन संवेदी जो है वो आपका संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारिक, दैहिक और संज्ञानात्मक, ये तीनों संवेग के तत्व में जो है वो आते हैं। और संवेग उत्पन्न होने पर
दो स्तर पर परिवर्तन भी होता है। एक होता है आपका शारीरिक और एक आपका होता है मानसिक। आठवां प्रश्न आपका है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम जो है वो कौन सा है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसी पर बेस्ड ही लगभग आपके चारों हैं। आपको बताना है सही क्रम जो है वो कौन सा होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? ज्ञान आता है। उसके बाद आपका आता है अवबोध, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन में ही है। क्योंकि ज्ञान के बाद इसमें अनुप्रयोग है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी भी कट जाएंगे। फिर आपका आता है अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में आपका मूल्यांकन। तो ये सही क्रम आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विशेषता जो है, बौद्धिक विकास की विशेषता आपको बताना है इनमें से नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक जो भय है उनका अंत। तो बताइए इनमें से कौन सा बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था में मैंने बताया था ना कि किस तरीके से डिवीजन करते हैं, उसी पर बेस्ड पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो भविष्य की योजना की जो सूझबूझ है वो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता या बाद की, कहने का मतलब है उत्तर बाल्यावस्था जो है उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि भविष्य की योजना की सूझबूझ आती है बच्चे में किशोरावस्था में जाकर के। किशोरावस्था में वो इसके संदर्भ में चिंतित रहता है, तनाव में रहता है, भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ आती है। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर विशेषता नहीं है, सही होगा। 10वां प्रश्न आपका है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, बिने, चॉम्स्की या फिर मास्लो? बताइए कौन इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपके चॉम्स्की एक भाषा विज्ञानी जो है वो थे। सी वाला आपका सही होगा। इन्होंने जो अपना सिद्धांत था उसमें भाषा विकास के धनात्मक पहलू पर ज्यादा बल दिया था, और भाषा विकास का ये जो पहलू था वो आप कहेंगे कि बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11वां, कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से जो है वो संबंधित है? 16 से 19 वर्ष और नैतिकता, 3 से 6 वर्ष और भाषा, 8 से 10 वर्ष और सामाजीकरण, और 16 से 19 वर्ष और संज्ञानात्मकता। पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया भी था। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 8 से 10 वर्ष जो है ये आपकी एज होती है गिरोह अवस्था की, और इस विलंब विकास से संबंधित है तो सामाजिकरण से जो है ये संबंधित है। बालक क्या होते हैं इसमें अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, और जब किशोरावस्था आती है तो यही स्तर आप कहेंगे कि चरम स्तर पर पहुंच जाता है। तो गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होती है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका कह रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ब्लूम जो है उनके द्वारा जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके टाइप्स में आपका ज्ञान आता है, अवबोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है और मूल्यांकन आता है। तो इसका जो सीरियल है, जो जिस सीरियल से मैंने बताया उसी सीरियल से है। तो सबसे पहले जो इसमें आ रहा है ज्ञान, वही न्यूनतम स्तर पे आता है, तो बस ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अभी एक प्रश्न भी आया था जिसमें क्रम से लगाना था, तो वही सब थे जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताए। अगला देखते हैं आपका 13 प्रश्न, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? गेट्स और अन्य के द्वारा, मॉर्गन और गिललैंड जो है उनके द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर क्रॉनबैक के द्वारा? बताइए। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो है वो परिवर्तन है। आंसर की बात करते हैं तो ये कथन दिया था गेट्स और अन्य ने, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अधिगम को परिभाषित करते हुए इन्होंने कथन दिया था। अगला है आपका, इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है?
मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो बताइए इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन द्रुतगामी विकास का नियम जो है, ये आपका संबंधित है शारीरिक विकास के नियम से, क्योंकि शारीरिक विकास भी एक सतत विकास होता है और जो कि कभी मंद तो कभी द्रुत। द्रुत मतलब क्या होता है? तीव्र। द्रुत पाठन आपने हिंदी में अवश्य पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं तीव्र पढ़ना, तेजी से पढ़ना। तो आपका जो शारीरिक विकास होता है वो भी कभी मंद कभी द्रुत या तेज गति से होता है। तो द्रुतगामी विकास आपका शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होता है। यही आपका सही होगा, क्योंकि जब परिवार के बाद अगर बात की जाती है तो आप क्या कहेंगे? परिवार के पश्चात समाज होता है, जो कि बालक का जहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक सभी विकास शामिल हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है, ये आपका विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान ये सभी जो है आपके होते हैं। अगला देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन जो है वो किसने दिया था? कैसल, हरलॉक, मेरेडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि कैसल जो है वो सही होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कैसल थे, इन्होंने विकास के संदर्भ में कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है वो प्रकट होती हैं। 18 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था में देखने को मिलती है? बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। बताइए कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि और जो छात्र यूपी टेट की परीक्षा देंगे उन तक वीडियो पहुंच सके। आंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था जो होती है वो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे पूर्व किशोरावस्था भी है और मध्य किशोरावस्था भी है। तो विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था में ना देख करके मध्य किशोरावस्था में देखने को मिलती है। यही आपका सही होगा। और ये कहा किसने था? तो जीन पियाजे जो है उनके द्वारा कहा गया था विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था की एज होती है आपकी 12 से 18। मध्य किशोरावस्था वही लगभग 13 से 15 की एज जो है इसमें आ जाती है। और क्या होता है आपका विद्रोह की भावना? कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ थोप रहे हैं बच्चे पर, या कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि नहीं तुमको वहाँ नहीं जाना है, तो फिर क्या है, उस छात्र में विद्रोह की भावना फूट पड़ती है। तो आपका मध्य किशोर अवस्था सही होगा। 19 प्रश्न कह रहा है विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि बाल्यावस्था वो अवस्था होती है जहां पर अधिकतम विकास आपको देखने को जो है वो मिलता है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है उसमें बालक में मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, और परवर्ती जो किशोरावस्था यानी कि जो उत्तर किशोरावस्था है उसमें आते आते विकास धीरे हो जाता है।
तो इसलिए आंसर आप बाल्यावस्था के साथ नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था जो है, वहाँ पर जो बच्चा है, उसमें जो अमूर्त चिंतन मैंने आपको बताया था ना, वो भी ज़रूरी होता है उसके बुद्धि के अधिकतम विकास के लिए। वो आपको उतना लेवल का नहीं देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है किशोरावस्था में। तो सी वाला आपका ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किशोरावस्था का जो बाद का लास्ट की स्टेज होती है 19 से 20 साल की एज जो होती है, वहाँ पर जाकर आपका विकास रुकता है, धीमे होता है, रुकता नहीं है, विकास तो कभी रुकता नहीं, धीमे होता है। परंतु अगर आप कहेंगे कि अधिकतम विकास, तो आप किशोरावस्था जो है वो उसके साथ जाएँगे। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 20 प्रश्न आपका कह रहा है शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है शिशु का जो है वो अधिकतम व्यवहार। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे कि रोना, हँसना, स्वप्रेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कहेंगे कि जो शैशवावस्था होता है ना, वो तो बालक का निर्माण काल कहलाता है और सीखने का अनोखा काल भी कहलाता है। शिशु का जो व्यवहार होता है, वो टोटली बेस्ड होता है मूल प्रवृत्तियों पर, क्योंकि उसमें ही आप देखेंगे रोना, हँसना, स्वप्रेम, ये सारी जो भावनाएँ हैं, वो देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न 21 कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के जो विकास है, उसमें जो बालक का व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करके सही दिशा प्रदान की जा सकती है, सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान के तौर पर इसे कह सकते हैं। अगला है, इनमें से कौन-सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो है उससे संबंधित नहीं है, आपको बताना है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो आप क्या बताएँगे, कौन-सी बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आपका वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपका निरंतरता, नाम से ही स्पष्ट है कि विकास निरंतर चलता रहता है, तो ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत में आता है। ऐसे समन्वय का सिद्धांत और आपका वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये सभी वृद्धि और विकास के सिद्धांत में आते हैं। अगला प्रश्न 23 कह रहा है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? केवल शैशवावस्था की जो विशेषताएँ हैं उनका अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो आप सीटेट में इतना तो सीख कर अवश्य आए होंगे, अगर आपने सीटेट का पेपर दिया होगा, कि जहाँ पर केवल लग जाता है वो क्या करता है, एक लिमिट तय कर देता है और वो कभी आंसर सही नहीं होंगे अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है। और बाल मनोविज्ञान तो आप जानते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि केवल वाला आंसर नहीं हो सकता। जब प्रश्न में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट या इनमें से कौन-सा नहीं है करके कथन पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में हो भी सकता है, तो डिपेंड करता है प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वाग्रही किशोर-किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर वास्तविकता? तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? ए वाला ऑप्शन, समस्या जो है उसके प्रति, समस्याओं के प्रति जो है वो कठोर होंगे, यही आपका सही होगा। और जो पूर्वाग्रही यहाँ पर वर्ड है, ये एक्चुअल में लैंगिक भेदभाव भेदभाव जो है उसके संदर्भ में यूज़ किया जाता है। पूर्वाग्रही का अर्थ क्या होता है? केवल इस शब्द की अगर आप बात करें, तो होता है ना, पूर्वाग्रही में पूर्व वर्ड आ रहा है, पूर्व मतलब पहले, और ग्रही मतलब आप कह सकते हैं निर्णय से संबंधित है, कि पूर्व निर्णय जो है जिस संबंध में बना लिया जाए। कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से कहें कि लड़कियों की जो गणित है वो कमज़ोर होती है, तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रही का उदाहरण है कि ऐसा है नहीं कि कमज़ोर होती है, एक पहले से मान्यता हमने बना ली है, तो वो पूर्वाग्रही के एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। इसमें राजनैतिक विचार, वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, राष्ट्रीयता, कोई भी आधार हो सकता है। तो ए वाला आपका यहाँ पर समस्या के प्रति कठोर होंगे सही होगा। 25 प्रश्न कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था में। तो बताइए स्वकेंद्रित अवस्था इनमें से कौन-सी होती है? आंसर की बात करते हैं तो 3 से 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है, इसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। और मैंने आपको बताया था कि अलग-अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, किसी ने जो 6 से 12 वर्ष की उम्र है, उसको बाल्यावस्था बताया है,
और उसी में 6 से जो 9 वर्ष की अवस्था है उसे पूर्व बाल्यावस्था कह दिया है। तो उसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बेसिक सा यहाँ पर जो एज है इसको समझिए कि स्वकेंद्रित अवस्था जो है इसमें बालक क्या होता है, अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है और वो क्या करता है, खुद की खुशी की, स्वयं की खुशी की चिंता करता रहता है, इसीलिए उसको स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। वैसे तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, अगर आप जन्म से लेकर के आप इसे 6 वर्ष तक बांटें किसमें, शैशवावस्था में, तो आप क्या कहेंगे 3 से जो 6 वर्ष का टाइम होगा, ये आपका कहलाएगा अंतिम चरण या फिर उत्तर शैशवावस्था। इसको इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। परंतु मैंने कहा ना कि बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 3 से 6 वर्ष इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। बेसिक सा आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो एज होती है वो 3 से 6 वर्ष की होती है। 26 प्रश्न आपका कह रहा है कि माँ-बाप के साये से बाहर निकल कर के अपने साथी बालक जो हैं, उनकी संगत को पसंद करना संबंधित किससे है? ये आपको बताना है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर पूर्व किशोरा अवस्था जो है वो सही होगा। माँ-बाप के साये से बाहर निकल कर अपने साथी बालक जो है उनकी संगत को पसंद करने लगते हैं जब बालक पूर्व किशोरावस्था की स्टेज में आ जाता है। पूर्व किशोरावस्था आपका किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है उसी में बाँट सकते हैं। 27 प्रश्न आपका है मानसिक परिपक्वता की ऊँचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? मानसिक परिपक्वता की जब ऊँचाइयों को छूने की बात आए, तो उसके लिए प्रयत्नरत रहता है। किशोरावस्था या किशोरावस्था वो समय होता है, जिसमें आपको ये विशेषता देखने को मिलती है। 28 प्रश्न आपका है बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी? बुद्धि और सृजनात्मकता जो है उसके संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव जो है वो संबंध होता है, धनात्मक जो है वो संबंध होता है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। धनात्मक संबंध किस टाइप से? जब बुद्धि बढ़ती है तो जो सृजनात्मकता होती है वो भी बढ़ती है। सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। किसी एक ही काम को आप कितने और तरीकों से कर सकते हैं, आपके सोचने की जो क्षमता होती है वो आप कह सकते हैं। तो जब बुद्धि बढ़ती है तो आप क्या कहेंगे? सृजनात्मकता भी बढ़ती है। बुद्धि अगर घटती है तो सृजनात्मकता भी घटती है। तो ये कैसा संबंध है? ये पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक संबंध है। ऋणात्मक में क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटे। शून्य क्या होगा? एक बढ़ रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों को समझ सकते हैं। 29 प्रश्न आपका है शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं वो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरचित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो मैंने बताया कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो बस आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? खेल वो माध्यम है जो कि सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शारीरिक विकास भी जो है कहीं न कहीं खेल एक माध्यम बन जाता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता? बताइए कौन-सा सही होगा? शारीरिक वृद्धि और विकास। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं हम? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन जो है वो किसने दिया था? ऐसे कथन भी आपसे पूछे जाते हैं। यूपी टेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं तो ये कथन रॉस के द्वारा दिया गया था। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन के संदर्भ में इन्होंने जो है वो दिया था। और क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये केवल बाल विकास के अर्थ से ही रिलेटेड नहीं है।
पूरे बाल विकास के सेक्शन से है, क्योंकि चिंतन आपका एक अलग से चैप्टर है, तो उससे भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 33, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे जो है एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, यही आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो है वो कौन सा है? तो बताइए इनमें से बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बालक, क्योंकि बालक ही नहीं होगा तो उस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ना विद्यालय, ना अच्छा शिक्षक, ना शिक्षण प्रक्रिया। तो बालक होता है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न 35 है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव जो है उसकी भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या फिर सभी चीजें आ जाएंगी? तो आप क्या कहेंगे? सभी चीजें ही आ जाएंगी, क्योंकि वातावरण और वंश वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है वो भी सारी चीजें तो हम देखते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही, यानी कि सभी सही होगा। अगला है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या फिर आपका वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या फिर सभी? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर भी कहेंगे कि सारी ही चीजें आपकी आ जाएंगी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अवस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी, और वैयक्तिक विभिन्नता का भी। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या फिर सभी? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से संवेगात्मक विकास को जो है वो प्रभावित करने वाले कारक। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, यानी यहाँ पर भी आप कहेंगे कि सभी जो है वो प्रभावित करते हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक योग्यता हो, चाहे वो थकान हो। अगला देखते हैं आपका 38 नंबर प्रश्न, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन जो है वो किसका है? हरलॉक का है, या फिर टीपी नन का है, या फिर मैकडूगल का है, या फिर रॉस का है? तो बताइए कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो हरलॉक ने ये कथन दिया था, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। 2014 में यूपी टेट में ये परिभाषा पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त, यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा मिसप्रिंट हुई है, का सिद्धांत, यही आपका गलत भी है। पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रकार का सिद्धांत नहीं होता है, बाकी परिपक्वता भी होता है, अनुकरण भी होता है, और अनुबंधन का सिद्धांत भी होता है। किससे संबंधित? भाषा विकास से संबंधित। अगला है 40 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में जो है वो सही है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सृजनात्मकता मैंने बता भी दिया अभी, क्रिएटिविटी को कहते हैं जो व्यक्ति को किसी समस्या का अलग-अलग तरीके से समाधान खोजने के लिए, नए ढंग से खोजने के लिए समर्थ बनाती हैं। सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं, उसमें आपका प्रवाह आता है, जो कि यहाँ पर देखिए दे रखा है। पहले वाले में नहीं दे रखा है। फिर क्योंकि सही पूछा गया है। विविधता आपका आता है, जो कि इन तीन दोनों में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। परंतु इसमें प्रवाह नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें विविधता नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर आपका मौलिकता होता है, जो कि दोनों में ही दे रखा है, और चौथा आपका विस्तारण होता है। तो बस डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये चार तत्व होते हैं सृजनात्मकता के। अगला देखते हैं आपका 41 प्रश्न कह रहा है कि एक 4-5 वर्ष का जो बालक है, उसमें अपने माता-पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में जो ये परिवर्तन देखने को मिलता है, फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड जो है, उनके द्वारा क्या नाम इसे दिया गया था? कल मैंने ट्रिक से भी बताया था आपको पिछली क्लास में, कैसे आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को, और ऑडिपस ग्रंथि या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को। तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, लड़के जो है वो ऑडी गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उसको थोड़ा सा जोड़कर ऑडी से ध्यान रखिएगा
कि जब बात होगी कि बालक अपने पिता के प्रति उतना प्रेम नहीं दिखाता जितना माता के प्रति दिखाता है, तो वो आपका ऑडिपस में आ जाएगा। और जब बालिका जो है अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो आपका ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। 42 प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत छांटना है। विकास जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास जो है उसके बारे में पूछा गया है, सही कौन सा नहीं है, तो ये पहले ही गलत है। मात्रात्मक कहाँ होता है, मात्रात्मक के अलावा गुणात्मक आप कहते हैं होता है। कि विकास जो होता है वो केवल नंबर में थोड़ा नहीं होता है कि आप कहें कि हाथ 2 इंच बढ़ गया, पैर 2 इंच बढ़ गए, क्योंकि विकास तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं विकास। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सत्य नहीं है, ए वाला ही सही होगा। बाकी भी आपके सत्य जो है उनको भी पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका 43, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है। ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान या फिर रूपग्राम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ध्वनिग्राम जो है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई। चार ऑप्शन है, रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रूपग्राम जो है सही होगा। जो संभाषण है उसमें अर्थ की लघुत्तम इकाई। अगला है आपका 45 कि इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता जो है वो नहीं है। सामूहिकता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह और खेलों में सहभागिता। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जिज्ञासा की जो कमी है, ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषता जो है वो नहीं है। बाकी सभी आपकी जो विशेषताएं हैं उसमें आएंगी। सामूहिक जो खेल होते हैं उनमें रुचि देखने को मिलती है। जिज्ञासा जो है उसकी प्रबलता देखने को मिलती है, कमी देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। रचनात्मक जो कार्य होते हैं उसमें आनंद देखने को मिलता है। आत्मनिर्भरता जो है उसकी जो भावना है वो धीरे-धीरे प्रकट होने लगती है। अभिवृद्धि में अस्थिरता जो है, स्थिरता जो है वो देखने को मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें 46 है। प्रश्न इनमें से कौन-सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित जो है वो नहीं है। उद्भावन, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं कि अपर प्राइमरी वाला जो पेपर है उसके हैं, जितने भी लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है बी वाला अभिप्रेरण जो है वो सही होगा, जो कि सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित जो है वो नहीं है। बाकी सभी जो है आपके से संबंधित हैं। 47 है, इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला चरण है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर शारीरिक विकास जो है वो सही होगा। ये पहले चरण में आता है, फिर मानसिक विकास आता है, फिर संवेगात्मक विकास आता है, फिर नैतिक विकास आता है और फिर आपका जो है वो सामाजिक विकास आता है। तो ये आपका सही क्रम चलता है। इसमें शारीरिक विकास सबसे पहले जो है आपका आता है। 48 प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर सभी। तो शारीरिक विकास को तो सभी कारक प्रभावित करते हैं, तो आंसर आपका डी वाला ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका 49 नंबर 50 वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। 49 प्रश्न आपका है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो है वो कौन थे। हॉलिंगवर्थ या फिर हैविंग हर्स्ट या फिर जीन पियाजे या फिर हल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये हैविंग हर्स्ट है, इन्होंने एक ही में जोड़ दिया है। HAVING हैविंग हर्स्ट HURST। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके हैविंग हर्स्ट। बी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते, सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा
और टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन जो है वो किस आयु वर्ग में करता है? 24 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 6 माह की आयु में या फिर 18 माह की आयु में? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 हैं, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।